பதிவு செய்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. सभापति महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ऐतिहासिक बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया है। अगर हमें इस बजट को समझना है सभापति जी, तो हमें ये जानना होगा कि ये मोदी सरकार का नवा बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नवा बजट है और आदरणीय वित्त मंत्री जी का ये चौथा बजट है। तो अगर बजट को समझना है तो हमें ये श्रृंखला समझनी होगी और इस श्रृंखला में ये बजट जो है एक और कड़ी है और इस श्रृंखला में इस बजट के द्वारा और सब बजटों के द्वारा और निरंतर जो हम लोगों का काम चलता रहता है वो हम लोग एक प्रेरणा के द्वारा करते हैं, एक ऊर्जा के साथ करते हैं। और जब हम इस प्रेरणा के स्रोत को देखते हैं तो मुझे हमारी अपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका माँ सरस्वती की लाडली सुश्री लता मंगेशकर जी की कुछ गीत याद आते हैं, वो हमारे मन में आते हैं। थोड़ा सा बदलकर मैं कहूँगा, थोड़ा सा बदलकर कहूँगा, लता जी का एक अमर गीत है जो सब हम लोगों के लफ्ज़ों पे हरदम रहता है। काम किया तो डरना किया, काम किया तो डरना किया, काम किया कोई चोरी नहीं की, सेवा में जीना सेवा में मरना, और हमें अब करना क्या, काम किया तो डरना क्या। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है कि काम हमें करना है और हम निरंतर ये काम करते आए हैं और जनता से हमें इस काम का आशीर्वाद भी मिला है और मिलता रहा है। लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं थोड़े निराश हैं। उनके भाषण होते हैं तो वो दो इंडिया की जिक्र करते हैं, दो इंडिया की बात होती है और मुझे लगता है कि हाँ, उनका भी एक इंडिया होगा लेकिन हमारा एक भारत है। उनका अगर एक इंडिया है तो हमारा एक भारत है। उनका इंडिया जो है, उनका वो साम्राज्य जो है वो दिन पे दिन थोड़ा घटता चला जा रहा है। कहीं उत्तर प्रदेश में था, अब जो भी कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत केरला में ही बचा है और वो इस दो इंडिया की बातें करते हैं। लेकिन जब हम अपने भारत को देखते हैं तो हम बड़े आशा के साथ, विश्वास के साथ, ऊर्जा की ओर के साथ हम एक आत्मनिर्भर भारत का हम निर्माण करते हैं, एक नए भारत का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम उनकी बातें सुनते हैं, जब उनके भाषण सुनते हैं, उनका वक्तव्य सुनते हैं तो हमें ना उनमें सिर दिखता है ना पैर, ना सिर दिखता है ना पैर। और वहाँ फिर एक लता जी का एक गीत मुझे याद आता है, आपको भी ज़रूर याद होगा, वो भी एक अमर गीत है। अजीब दास्तां है ये, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी उनकी, ये मंजिलें हैं कौन सी उनकी, ना वो समझ सके ना हम, ना वो समझ सके ना हम। ये जो दो इंडिया की बातें होती है वो ना वो समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने भारत को देखते हैं, हम एक ऊर्जावान भारत को देखते हैं, एक प्रतिभावान भारत को देखते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत को देखते हैं। और अगर उनको याद करना हो कि जब पिछले बार विश्व में संकट आया था तो उनका क्या दुर्भाग्य था और हमारी क्या परिस्थितियां थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2007-2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस प्रकार से चरमराई थी, कितना हम लोगों को संकट हुआ था। इफ यू लुक एट ऑल द रेलेवेंट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड of 2007, 2008, going up to 2012, 2013, that was the time that our country was classified as one of the fragile five. We were in a mode of complete crisis then. Every single macroeconomic parameter, GDP growth rate plunged below 4%. Inflation was running in double digits. The rupee was volatile. Fiscal deficits were through the roof. Capital flows were reversing. Every single macroeconomic parameter during that global crisis had come into a crisis mode. लेकिन सभापति जी, जब ये कोविड की महामारी आई और पूरे विश्व में संकट आया, 100 वर्ष के बाद ये ऐसा एक संकट आया, एक ऐसी आपदा आई जहां पूरा विश्व संकट में पड़ गया था। लेकिन इस तूफान में उन लोगों ने तो नाव को नहीं संभाल पाया
माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाव को संभाला और हर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को अगर हम लोग देखें, आज जीडीपी 9.2% आ गई है, आगे 8% का अनुमान है। हम रूपी को देखें, बिल्कुल स्टेबल है, स्थिर है। हम लोग इन्फ्लेशन को देखें, 5% है। फिस्कल डेफिसिट को कम किया चला जा रहा है। और कैपिटल फ्लोज को अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट को अगर आप देखें, क्योंकि दीज आर फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स दैट टेल अस कि आगे लोगों का विश्वास है कि नहीं विश्वास है देश पे, तो आप देखिएगा कि कैपिटल फ्लोज जो विदेश से मुद्रा आ रही है वो बहुत ही दुरुस्त है, बड़े तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को विश्वास है, भविष्य है कि ये फ्रैजाइल 5 नहीं है, एक हेवन ऑफ स्टेबिलिटी है। आज विश्व में अगर कोई भी देश ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है और बड़ी दुरुस्त तरीके से बढ़ रहा है तो वो भारत है, हमारा भारत है, उनका इंडिया नहीं है। और यहाँ भी आपने को याद होगा, लता जी ने कहा हमें तूफान से क्यों डरें, हम तूफान से क्यों डरें। हमारे साहिल माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी हैं, हम तूफान से क्यों डरें। कई वक्ताओं ने विपक्ष से फिस्कल फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिक्र की और उन्होंने कहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बजट के द्वारा जो साधन संसाधन देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको सभापति जी, हम सब लोगों को, देश को खारिज करना चाहिए। इस बजट में एक इनोवेटिव मेजर माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है और मैं सब राज्यों को, सब मुख्यमंत्री जी को ये एक प्रोत्साहन के रूप में नजर आएगा कि 1 लाख करोड़, हर राज्य सरकारों को 1 लाख करोड़ का एक राशि हम लोगों ने आवंटन की है। 50 साल के लिए ये पैसे आपको मिल रहे हैं 0% इंटरेस्ट रेट में। तो अगर इस आपदा के समय अगर किसी राज्य को लग रहा है कि उनके पास संसाधन नहीं है, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशलता से उन्हें संसाधन दिया है, 1 लाख करोड़ का संसाधन दिया है और छूट भी दी है कि जो आपका राज्य का बजट है, जहां पहले हम लोग FRBM के तहत 3% का हम लोग सीमा हमने लगाई हुई थी, हम लोगों ने उसको 4% भी आपको छूट दे दी है कि अगर आपको अब इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर में, खासकर जिसका बहुत अच्छा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है, अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना है तो ये छूट माननीय वित्त मंत्री जी ने दी हुई है। राज्य सरकार को सब संसाधन मिले। लेकिन ये दुखद बात है और मुझे अपने राज्य झारखंड के बारे में बताना पड़ेगा। वहां माननीय सदस्य श्री शशि थरूर जी कह रहे थे कि अमृतकाल नहीं, अंधकाल आया है, और वो सही कह रहे हैं। शशि थरूर जी कह रहे हैं कि अंधकाल आया है, लेकिन उनकी सरकार में, कांग्रेस JMM की सरकार में झारखंड में अंधकाल आया है, क्योंकि आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोयले की चोरी चरम पे है, अंधकाल है, अंधकाल। और तब उस समय उनके सब नेता हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और हम लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में अंधकाल है, हमारी सरकार जहां चल रही है, केंद्र सरकार जहां चल रही है, वो अमृतकाल चल रहा है। और मैं आपका ध्यान सभापति जी, जो केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार तो झारखंड में फेल हो चुकी, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो धरातल पे हम लोग उतार रहे हैं, मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सड़कों को जरा हम देखें। PMGSY में हम लोगों ने 36,500 किलोमीटर्स का हम लोगों ने काम किया है। रोज 100 किलोमीटर बन रहे हैं, रोज 100 किलोमीटर धरातल पे उतारा जा रहा है। और जहां हम राष्ट्रीय मार्गों की, नेशनल हाईवेज की बात करें, तो क्या सड़कों का जाल हम लोगों ने पूरे देश में बिछाया। और इस बार भी माननीय वित्त मंत्री जी ने, क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट सिर्फ इस वर्ष नहीं लेकिन भविष्य में भी होता रहेगा, आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो 65,000 करोड़ हम लोगों ने पिछले वर्ष हम लोगों ने आवंटन किया था NHAI के लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए, इस वर्ष हम लोग 1,34,000 करोड़ इस बजट में दिया गया है नेशनल हाईवेज के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या चमत्कार है, क्या कल्याण हुआ है नेशनल हाईवेज के मोदी सरकार के द्वारा। रांची से हम लोग जब हजारीबाग जाया करते थे बचपन में, तो हमें घाटी पार करके जाना पड़ता था, सड़कें ठीक नहीं थी, जर्जर हालत में थी। लालू यादव जी का भी समय था, वो सड़क की बातें करते थे लेकिन सड़क कभी बनती नहीं थी। घाटी पार करते करते हमें 4-5 घंटे लग जाते थे, तब हम रांची से जाकर हजारीबाग पहुंचते थे। और आज सभापति जी, जो नेशनल हाईवे बने हैं,
4-5 घंटे क्या, हम लोग 1 घंटे में हम लोग रांची से हजारीबाग पहुंच जाते, 1 घंटे में। और इस बार जो हम लोगों को और जो राशि मिली है, हजारीबाग से लेके बरही और बरही से जीटी रोड तक, जहां हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग जाते थे, नेशनल फॉरेस्ट के द्वारा हम लोगों को जाना पड़ता था, अब उसी रास्ते पे 1 घंटा नहीं, हम लोग 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। और इस बढ़िया तरीके से, इस कुशल तरीके से इस हाईवे को बनाया गया है कि नेशनल फॉरेस्ट में 2 अंडरपास बनाए हैं जहां पशु पक्षी निकल सकते हैं, और हम लोग बड़े तेज गति से आप हजारीबाग से बरही आप पहुंच सकते हैं, जीटी रोड पे पहुंच सकते हैं। और मैं और भी एक बात बताता हूं, इस बजट में दिया गया है कि भारतमाला का एक निर्माण होगा, वाराणसी से कलकत्ते तक एक सुपर हाईवे बन रही है, इसलिए तो पैसा दिया गया है। और अब आप सोचिए कि भारत में, इतिहास में हम कभी कल्पना कर सकते थे कि हम बनारस से लेके कलकत्ता, आदिर जी बैठे हैं, उनको मालूम हुआ कितना लंबा सफर है कलकत्ते से लेके बनारस तक, वो सफर अब 6 घंटे के अंदर हम लोग कर पाएंगे इस नए सुपर हाईवे से। ये रास्ता जो है ये चतरा से जाने वाला है, हजारीबाग से जाएगा, रामगढ़ से जाएगा, बोकारो से जाएगा, वहां से पुरुलिया जाते हुए आपको कलकत्ते हम हजारीबाग से 3 या 4 घंटे में पहुंचा देंगे। ये कल्याण नहीं है, चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? काम किया तो डरना क्या, काम किया तो डरना क्या, क्योंकि काम हुआ है। और उसी प्रकार से अगर हम रेलवेज की ओर देखें, यहां भी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि 400 हम वंदे भारत के हम ट्रेन बनाएंगे, 100 कार्गो टर्मिनल बनेगा, और सीमलेस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होंगे, पीपल एंड गुड्स के, दिन सब का सीमलेस मल्टी मॉडल होगा, और रेलवेज को ग्रीनिंग भी की जाएगी। और यहां भी मैं आपको हजारीबाग के बारे में बताता हूं। मैंने बताया घाटी से आप, रांची से आप हजारीबाग आते हैं, हजारीबाग और रांची को जोड़ने के लिए हमें घाटी पार करके 4 सुरंग पार करके हम लोगों को रेलवे लाइन बनाना है, लेकिन वो रेलवे लाइन बन रही है। और जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी, और अनुमान है कि जून तक ये रेलवे लाइन बन जाएगी, बड़े पैमाने पे ये रेलवे लाइन होगी घाटी से निकलते हुए, तो ये वंदे भारत की ट्रेन भी, मैं विश्वास करता हूं कि एक वंदे भारत की ट्रेन भी एक राजधानी रांची से निकलेगी, हजारीबाग से होते हुए, कोडरमा होते हुए वो दिल्ली हमारे राजधानी पहुंचेगी। ये भी हम लोग इस बजट के द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं। यही चमत्कार है, यही तो धरातल पे उतर रहा है। इसलिए हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक आत्म भारत निर्माण का कर रहे हैं, और आप निराश हैं। आप निराश है क्योंकि काम किया तो डरना क्या, काम किया तो डरना क्या। पूरे हिंद, मैं तो उदाहरण आपको हजारीबाग का दे रहा हूं, लेकिन पूरे भारत में हो रहा है, इसलिए तो कोई डरना नहीं है, कोई डरना नहीं है। सेवा में जीना, सेवा में मरना, और हमें सबको करना क्या। तो इस तरीके से हमें समझना है कि सिर्फ हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ध्यान नहीं दे रहे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ नहीं, अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आप जान लीजिए कि जन धन के 44 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं, आधार से अब डिजिटल केवाईसी हो जाता है, हम लोग 5G का अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं, यूएसओ का 5% दूर दराज गाँव में हम उनको भारत नेट बना रहे हैं। और ये भी एक चमत्कार हुआ है, अकल्पनीय बात एक हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसंबर में 8 लाख करोड़ यूपीआई के द्वारा का ट्रांजैक्शन हुआ। आज आप ठेले वाले के पास चले जाइए, रेड्डी वाले के पास चलाइए, दुकानदार के पास चलाइए, और लिखा हुआ है वहां यूपीआई, ये मेरा यूपीआई है, आप पैसे दीजिए, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सभापति जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और यहाँ एक और बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान आकर्षित कराना, अभी तक किसी वक्ता ने इस विषय पे बोला नहीं है, लेकिन हमारी आम जनता के लिए बहुत जरूरी है, वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में सीमलेस किस प्रकार से भुगतान होगा, पेमेंट होगा, उसके लिए भी इस बजट में, जहां पहले सिर्फ 585 करोड़ 585 करोड़ दिए गए थे, माननीय वित्त मंत्री जी ने नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ध्यान दीजिए। जैसे यूपीआई का हम लोगों ने देखा है कि तीव्र गति से यूपीआई बढ़ा, 8 लाख करोड़ का हो गया है, उसी प्रकार से अब आप देखिएगा कि सब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हेल्थ के लिए करने हैं, उसके लिए भी 4177 करोड़ माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। उसी तरीके का एक डिजिटल हाईवे हेल्थ बिलिंग के लिए, हेल्थ क्लेम्स के लिए भी बनाने के लिए कितनी दूरदर्शी सोच है। ये आत्मनिर्भर भारत का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि काम किया तो डरना क्या, काम किया तो डरना क्या। और अगर हम इस आत्मनिर्भर भारत, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं,
तो इसमें स्टार्टअप इंडिया का भी, हमारे युवाओं का भी बहुत अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो डिजिटल हम बात करें या हम ग्रीन इकोसिस्टम की हम बात करें। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में बताया कि वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के द्वारा जो कैपिटल फ्लोज की जो मैं पहले बात कर रहा था, जो मैं कह रहा था कि कितने पैसे आ रहे हैं, 5.5 लाख करोड़ हमारे स्टार्टअप्स के लिए, जो 60,000 जो हमारे स्टार्टअप्स का जो सृजन हुआ है, 60,000 स्टार्टअप्स का जो सृजन हुआ है, उसमें 5.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। ये सोचिए, आज के समय पूरे विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर हम लोग देखें तो एक यूएस है, एक चाइना है और एक हमारा भारत है। आपका नहीं, आपका इंडिया नहीं है, हमारा भारत है। हमारा भारत जो है इस तेजी से बढ़ रहा है और आगे जो और इसमें तेजी होगी और जो हम लोग इसमें कर पाएंगे, क्योंकि अब जो सही जो सेक्टर्स हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, घोषणा की है, एक्सपर्ट कमेटी को हम लोग सेटअप करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी जहां भी कोई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जहां भी कोई बॉटलनेक्स है स्टार्टअप्स के लिए, उनका समाधान होगा। ड्रोन्स में ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, कार्टूनिंग, इस सेक्टर में ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी होगी जिसमें कि आप सीमलेसली आप ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। पीएलआईज होंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया। कुल मिलाकर पीएलआईज में हम लोगों ने करीब 2 लाख करोड़ दिया। और इसमें भी ध्यान दीजिए, जो हम डिजिटल की बात करते हैं, हम भविष्य की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम सेमीकंडक्टर्स की भी बात करते हैं। और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग 76,000 करोड़ के हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। वी आर बिल्डिंग द फैब्स ऑफ द फ्यूचर। We are building the fabs of the future. We are going to have the chips, the artificial intelligence, the advanced technologies, the semiconductor manufacturing that will enable us to be truly self-sufficient, not just in electronics manufacturing, but very importantly, Sabhapati ji, in defense as well. Today, you cannot be a strong nation unless you have control of chip design, चिप मैन्युफैक्चरिंग इन सेमीकंडक्टर्स। और ये आपको एक और दूरदर्शी सोच दर्शाता है कि इस पे हम लोग 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ का हम लोग इसमें निवेश करने वाले हैं। और सोलर पैनल्स भी जिसके द्वारा ना सिर्फ शहरी क्षेत्र में लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे किसानों को भी फायदा होने वाला है। माननीय कृषि मंत्री जी आ गए हैं, हमारे किसानों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि वो अपने खेतों में सोलर का अगर उसको कुसुम के द्वारा, इसके द्वारा सोलर पैनल लगा दे तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और देश को सोलर ऊर्जा भी मिलेगी। ब्लेंडेड फाइनेंस के व्हीकल्स नाबार्ड को बोला गया है कि इसको तैयार किया जाए जिसमें कि हम लोग किसानों को भी फायदा दें। एमएसएमई सेक्टर में भी हम लोगों ने जो ECLGS जो एक्सटेंडेड क्रेडिट का जो प्रोग्राम था उसको 5 लाख करोड़ कर दिया है। हाई टच हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स वगैरह में जहां हम लोगों को विशेष सहयोग देना था वहां 50,000 करोड़ दिया गया है। यहाँ भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दी गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उद्यम जो पोर्टल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको और सशक्त बनाया जा रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक डिटेल है, लेकिन इस डिजिटल डिटेल को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम लोग ई-इनवॉइसिंग, सरकार के जो भी कुछ प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, सरकार का जो भी कुछ प्रोक्योरमेंट हो रहा है सभापति जी, वो इन ई-इनवॉइसिंग के द्वारा हो, जिसमें हमारे एमएसएमईज के लिए जो सबसे बड़ी जो उनकी पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा, रियलिस्टिक बात है, जमीनी हकीकत है कि उनके जो पेमेंट्स हैं वो हरदम लेट होते हैं। इसके कारण उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े महीनता से सोचकर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ई-इनवॉइसिंग हो और 10 दिन के अंदर ही अंदर इनका पेमेंट होना चाहिए। इनके वर्किंग कैपिटल्स की जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो, इनको क्रेडिट मिले। और साथ साथ हम लोग एमएसएमई सेक्टर जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है, उसमें भी हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग बढ़ावा दें और पूरी तरीके से मदद करें। और इस तरीके से सभापति जी, मैंने तो कुछ क्षेत्रों की जिक्र की है, बहुत और क्षेत्र हैं, बहुत और वक्ता हैं, हमारे पार्टी से भी वक्ता हैं, वो और क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। लेकिन हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र को हम संसाधन दे रहे हैं। और इस काम के कारण, हमारे कर्मों के कारण आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चरम पे है। अगर आप तुलना करें कि और सब विश्व में जो नेता हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति हैं,
उनके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कहाँ है? तो आपको नजर आएगा ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा नहीं कहना है, ये हमारा मानना नहीं है। एकदम निष्पक्ष एक अथॉरिटी है जो कई विश्व के देशों में पोलिंग करती है, कई विश्व के देशों की पोलिंग करती है, और हरदम जब इनका पोल आता है, आप सबके पास आता होगा, ट्वीट पे आता है, सब जगह आता है, आप भी देखते होंगे, आप निराश भी होते होंगे, क्योंकि हरदम माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम टॉप पे रहते हैं और उनके जो पोलिंग के जो उनके अप्रूवल रेटिंग्स हैं 72% है, 72%। ये मतलब अकल्पनीय है कि जब ये संकट हुआ, इतना यहाँ देश में हम लोगों को आपदा को संभालना पड़ा, तब भी क्योंकि भरोसा है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, हम लोग 72% पे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए आप दो इंडिया की बात करते हैं, इसलिए आप निराश हैं, क्योंकि आपका साम्राज्य जो है वो घटता चला जा रहा है। लेकिन जनता जानती है कि कर्म किसके क्या है, काम किसने क्या किया है, जनता जानती है और जनता गुनगुनाती है, जनता गुनगुनाती है, जनता हमें बोलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलती है और हमें भी कहती है, ये हैं तेरे कर्म। हमें कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती है, ये हैं तेरे कर्म, ये हैं तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। खुशी भी मिली, गम भी मिला, आपदा आया, संभाला हम लोगों ने। ये हैं तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, ना जुदा होंगे हम। जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता हमारे साथ ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। आप